वीकेंड मतलब आराम और आनंद का समय। तो आपका सैटरडे प्लान क्या है? आपके लिए सैटरडे का सबसे अहम हिस्सा क्या है? हम बताएं, वो हिस्सा जहां आप फिटनेस को एक और दिन देते हैं। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग जयपुर। मैं हूं शिखा शर्मा और आपको आ गई हूं लेकर के सी स्किम स्थित फिटअप फिटनेस जिम में। हम आपसे रोज यहाँ पे बात करते हैं फिटनेस को लेकर, आपको टिप्स देते हैं कि कैसे भागदौड़ भरी जिंदगी में समय निकालें फिट रहने के लिए, लेकिन अपडेटेड रहना भी जरूरी है। क्या है आज के दिन की बड़ी खबरें, कैसा गुजरेगा आपका पूरा दिन, ये जानने के लिए हमारे साथ इस खास बुलेटिन सेहत और खबर साथ साथ में जुड़े रहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आगे फिटनेस की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा और कौन कौन सी बड़ी खबरें आज आपके लिए जानना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं, आज कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसका शिलान्यास करेंगे। और कहा गया कि 25 वर्षों से इसका इंतजार हो रहा था, आज सपना साकार होने जा रहा है। खास तौर पर कोटा वासियों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, क्योंकि जब नींव का पत्थर रखा जाएगा, शिलान्यास किया जाएगा, तो वो कई मायनों में खास भी होता है और उससे भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। क्या रहेगा पूरा कार्यक्रम, जानते हैं चलिए। तो 1560 करोड़ की लागत से 440.6 हेक्टेयर में बनेगा ये एयरपोर्ट। 20,000 वर्ग मीटर टर्मिनल में 1000 यात्रियों की इसमें क्षमता होगी और 3200 मीटर लंबा होगा, 45 मीटर चौड़ा रनवे होगा तैयार। A321 श्रेणी के विमानों की पार्किंग के लिए यहाँ पर 7 एप्रन वे भी बनेंगे। तो इसकी खासियत क्या है वो एक बार फिर से दोहरा देते हैं, ताकि जो इंतजार हो रहा था 25 वर्षों का वो क्यों हो रहा था ये भी आपको समझ में आ जाए। क्योंकि देखिए, कोटा में जब हवाई अड्डा बनकर तैयार होगा और वो भी ऐसा जो कि हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस होगा, जिसमें 1000 यात्रियों के लिए क्षमता होगी। यूँ तो देश भर में कई हवाई अड्डे संचालित हो रहे हैं, लेकिन जब बात की जाती है बड़े हवाई अड्डों की, तो अब जो कोटा में तैयारी है वो भी एक बड़े हवाई अड्डों के भीतर ही काउंट होगा। और उसके लिए जो आज कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें खुद लोकसभा स्पीकर पहुंचेंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। उसकी खासियत ये है अब कि 1000 यात्रियों की क्षमता होगी और 3200 मीटर वो लंबा होगा, यानी कि वाकई काफ़ी बड़ा ये हवाई अड्डा भविष्य में बनकर तैयार होगा। आज तो फिलहाल शिलान्यास का दिन है। चलिए आगे भी बताते हैं आपको। सीएम भजनलाल शर्मा हाड़ौती में आज पेयजल की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा परवन अकावत परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। पहले पैकेज में 2306 करोड़ की लागत से इंटेक वेल जल संशोधन संयंत्र और ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा। फिर दूसरे पैकेज की अगर बात करें तो 540.87 करोड़ रुपए से जल शोधन संयंत्र, स्वच्छ जलाशय, लगभग 411.85 किलोमीटर जो है लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। तीसरे पैकेज की अगर बात करें तो इसके तहत 468 करोड़ रुपए की लागत से झालावाड़, कोटा जिले के गांव में उच्च जलाशय, पंप हाउस, पाइपलाइन और हर घर जल कनेक्शन दिए जाएंगे। और बजट में भी इसका जिक्र किया गया था, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं की जब बात आती है तो मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं कि जो शिक्षा का क्षेत्र है उसके साथ साथ जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे बिजली की आवश्यकताओं की पूर्ति करना हो या फिर जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तो ये कदम तमाम उसके लिए ही उठाए जा रहे हैं। और कैसे पैकेज के तहत ये होगा वो आपको बता रहे हैं। चौथे पैकेज की बात करें तो 568.91 करोड़ रुपए से 12 जिले के कई गाँव में 104 उच्च जलाशय, फिर 13 स्वच्छ जलाशय, 13 पंप हाउस और 63,000 से अधिक घरों में जल कनेक्शन होंगे। पांचवें पैकेज में 631.70 करोड़ रुपए की लागत से किशनगंज और अंतर क्षेत्र के गांव में 80 उच्च जलाशय, 9 स्वच्छ जलाशय, 10 पंप हाउस और करीब 50,000 घरों में जल कनेक्शन होंगे। परियोजना पूरी होने के बाद हाड़ौती के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या काफी कम होगी और एक बड़ी समस्या का हल निकल जाएगा। पानी की जो किल्लत बनी होती है खासतौर पर अब गर्मी के दिनों में, उससे निजात मिलेगी। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर क्या कहती है? सरकारी तेल कंपनियों ने एलपीजी के दाम बढ़ा दिए हैं। नए दाम आज से लागू। तो ये महंगाई से जुड़ी खबर है। एक बार फिर हो सकता है कि आम आदमी की जेब पर भार पड़े, तो ये खबर जो है वो जानना ज़रूरी है। लेकिन ये दाम बढ़ाए गए हैं उससे जुड़ी हुई, नए दाम आज से लागू हो गए हैं सरकारी तेल कंपनियों ने। एलपीजी 60 रुपये महंगी हो गई है। जयपुर में सिलेंडर अब 916.50 रुपये का हुआ है। तो अब आपको अगर सिलेंडर लेना है घरेलू उपयोग के लिए तो 916 रुपये चुकाने होंगे इसके लिए, क्योंकि एक बार फिर जो है दाम में वृद्धि की गई। हालांकि समय समय पर जब रिव्यू होता है तो कभी दाम में बढ़ोतरी कभी कमी देखा जाता है, लेकिन इस बार दाम बढ़े हैं। तो अर्थात जो जेब पर है वो महंगाई का असर एक बार फिर दिखाई देगा। 14.2 किलो यानी कि 14 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 60 रुपये
और 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 115 रुपये बढ़ाई गई है। जयपुर में घरेलू सिलेंडर 866.50 रुपये पहले मिलता था, जो कि बढ़ गया है और नए दाम भी लागू हो चुके हैं। आज से 916 रुपये लगेंगे। इससे पहले तक कीमतें 866 रुपये थी। वहीं कमर्शियल सिलेंडर अब 1764 से बढ़कर 1883 रुपये में मिलेगा, क्योंकि कमर्शियल में अब मोटा इजाफा 100 रुपये से भी अधिक 115 अर्थात 115 रुपये बढ़े हैं। इससे पहले भी जब दामों का रिव्यू किया गया था तो तब घरेलू गैस सिलेंडर के दाम यथावत रखे गए थे, लेकिन कमर्शियल में तब वृद्धि की गई थी। लेकिन इस बार दोनों ही दाम बढ़े हैं और अब अतिरिक्त पैसा चुकाना होगा, यानी कि भार आम आदमी पर एक बार फिर बढ़ते हुए दिखाई देगा। अब क्या राहत दी जाती है भविष्य में, ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर, मिडिल ईस्ट में तनाव, फ्लाइट संचालन प्रभावित। जयपुर से गल्फ कंट्री जाने वाली फ्लाइट प्रभावित हुई और कल भी हमने आपको बताया था अब इस खास बुलेटिन में कि कैसे फ्लाइट संचालन प्रभावित हुआ है। जयपुर से ही सुबह रवानगी जिन फ्लाइट्स की होती है वो रद्द की गई है। 4 कुल बताई जा रही थी, लेकिन अब आज बताया जा रहा है कि जो जयपुर से गल्फ कंट्री, क्योंकि मिडिल ईस्ट में तनाव के हालात 7 दिन हो चुके हैं, 1 हफ्ते का समय बीत गया है जब ईरान इजराइल युद्ध चरम पर है अब अपने, और मिडिल ईस्ट में खासतौर पर जो पश्चिम एशिया के देश है वहाँ इसका असर सर्वाधिक दिखाई दे रहा है। फ्लाइट संचालन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। यात्री फंसे हुए हैं, चाहे प्रशासनिक हस्तियों की बात करें या फिर राजनीतिक हस्तियों के साथ साथ जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं वो भी फंसी हैं। और उसकी एक बड़ी वजह यही है कि फ्लाइट संचालन जो प्रभावित हो रहा है लगातार है। एतिहाद एयरवेज की अबू धाबी की फ्लाइट EY327 रद्द हुई है। एयर अरेबिया की शारजा की फ्लाइट G9436 रद्द हुई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की दुबई की फ्लाइट IX195 रद्द हुई है। बीते दिन एतिहाद एयरवेज की अबू धाबी की फ्लाइट EY327 आई थी जयपुर। स्पेशल फ्लाइट में करीब 160 यात्रियों को लेकर जयपुर आई थी और फिर राहत की सांस यात्रियों ने ली थी, क्योंकि वो फंसे हुए थे और जब ये शुभ सूचना उन्हें मिली कि वो वापस अपने मुल्क लौट रहे हैं, अपने देश लौट रहे हैं, तो फिर खुशी उनकी दोगुनी हो गई और फिर लौटे भी थे जयपुर। लेकिन आज कुछ प्रभाव जरूर पड़ता हुआ दिखाई है। फ्लाइट संचालन प्रभावित हुआ है, फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। अगली खबर जयपुर से है। राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी से जुड़ी खबर है। क्या है? मौसम से जुड़ी है। प्रदेश में समय से पहले गर्मी का असर दिखाई दे रहा है। भाई ये तो सभी मानेंगे कि फरवरी माह के बाद जब मार्च महीना आता है और जब होली का पर्व होता है तो ज़रूर कुछ ठंड का एहसास रहता था, लेकिन इस बार गर्मी का असर तेज रहा है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी और मौसम विभाग का आकलन है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। सभी इसको लेकर हैरान परेशान है कि अप्रैल माह में क्या होगा, मई माह में क्या होगा, जब पीक गर्मी सीजन होता है। तो अरब सागर में क्योंकि एंटी साइक्लोन सिस्टम का असर शुरू है, राजस्थान समेत कई राज्यों में जल्दी गर्मी की शुरुआत होगी। हमने फरवरी में भी आपको बताया था कि कैसे जो तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम नीचे रहना चाहिए, लेकिन वो उससे भी अधिक रहा। 4 से 5 डिग्री अधिक तापमान पाया गया था फरवरी में। अब गर्मी की शुरुआत मार्च में और अधिक असर तेज होते हुए दिन का तापमान सामान्य 9 डिग्री तक ज़्यादा है। देखिए अब 4 से 5 डिग्री तक की बात नहीं है, बल्कि 9 सीधे डबल हो गया है, छलांग लगा दी है, 9 डिग्री तक ज़्यादा हो गया है। प्रदेश में सबसे ज़्यादा तापमान जैसलमेर का है, अर्थात जो देश और चर्चाओं में रहता है जैसलमेर, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से भी मायने रखता है, स्वर्ण नगरी के रूप में जाना जाता है, वहाँ सबसे अधिक असर है। 38 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुँच गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया है। 9 और 10 मार्च के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। पश्चिमी राजस्थान में अगले सप्ताह गर्मी बढ़ेगी और जब गर्मी बढ़ेगी तो मौसम साफ रहने से तापमान और चढ़ेगा। लेकिन 9 और 10 मार्च अर्थात रविवार और सोमवार को आपको खास ख्याल रखना है। अब गर्मी का और अधिक असर होगा तो आपको हाइड्रेट रहना है, पूरी तरह से सुरक्षित रहना है। हीट वेव चलने की आशंका भी थी, तो ऐसे में कोशिश यही करें कि अगर ज़रूरी ना हो तो फिर घर से आप बाहर ना ही निकले। चलिए ये तो थी बड़ी खबरें, आज किस तरह से आम जनता पर प्रभाव पड़ने जा रहा है कीमतों के चलते। लेकिन अब हम सीधे बात करेंगे फर्स्ट इंडिया समूह के अखबार का, डेली इंग्लिश पेपर और दैनिक हिंदी अखबार की खबरें क्या कहती हैं। तो सबसे पहले आज फर्स्ट इंडिया समूह के डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर फर्स्ट इंडिया पेपर की पहली प्रकाशित खबर, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे कोटा फ्लाइज हाई, क्योंकि अब कोटा की तैयारी है। कोचिंग सिटी के रूप में मानी जाती है, जानी जाती है, लेकिन अब कोटा वासियों को जो राहत मिलने वाली है, सौगात रूपी, वो इसलिए मिलने वाली है क्योंकि द लॉन्ग अवेटेड ड्रीम ऑफ एन एयरपोर्ट इन कोटा इज फाइनली बिकमिंग अ रियलिटी। सपना सच होते हुए, साकार होते हुए सपने हकीकत बनते हैं, तो फिर इससे ज़्यादा खास तो क्या ही हो सकता है। A vision more than 25 years in the making, the foundation stone of the Kota Bundi Greenfield Airport will be laid at around 1 PM today। तो 1 बजे का इंतजार कोटा वासी कर रहे हैं, क्योंकि अब बहुप्रतीक्षित
खास तौर पर जब इसका इंतजार होता 25 वर्षों से, और जब इसकी नींव है वो रखी जाएगी। आज शिलान्यास से जुड़ा कार्यक्रम है और कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जिसकी जो सेरेमनी है विल बी अटेंडेड बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, सीएम भजनलाल शर्मा एंड यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू। तो इसमें लोकसभा स्पीकर भी पहुंचेंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी इसमें पहुंचेंगे, जो कि यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं के राम मोहन नायडू, वो भी इसमें जुड़ेंगे। चलिए अगली खबर पर बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन खास तैयारी से जुड़ी खबर है। नीड टू मेक एग्री प्रोडक्ट्स ग्लोबली कम्पिटिटिव, ये बात कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्या कहा है प्रधानमंत्री मोदी ऑन फ्राइडे आज फार्मर टू leverage India's diverse climate condition and focus on scaling up the harvest of high-value crops to enable the country's agriculture products to effectively। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव जब चार जातियों की बात करते हैं तो इसमें किसान को तवज्जो दी जाती है, महिलाओं को तवज्जो दी जाती है, गरीब को तवज्जो दी जाती है। अगर अन्नदाता की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो भारतीय किसान हैं, अन्नदाता हैं, उन्हें जो भारत की जलवायु परिस्थितियाँ हैं उसका सीधे तौर पर लाभ उठाना चाहिए। वो क्यों उठाना चाहिए? ताकि आप जब ग्लोबल मार्केट में निकले, वैश्विक मार्केट में निकले, तो आपका प्रोडक्ट और आपकी जो फसलें हैं वो हाई क्वालिटी की हों, उच्च क्षमता वाली हों, ताकि वो जो आजकल कंपटीशन लगातार बढ़ गया है दुनिया भर में उसमें तुलना करने योग्य हो। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, यानी कि एक बार फिर प्रधानमंत्री ने दोहराया है कि क्वालिटी का खास ख्याल रखना जरूरी है और अन्नदाताओं के लिए भी उच्च किस्म की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। कब कही है? एड्रेसिंग अ पोस्ट बजट वेबिनार ऑन agriculture and rural transformation, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी said steps need to be taken to promote all aspects of क्वालिटी। तो वहीं क्वालिटी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया। उन्होंने ये जो पोस्ट बजट वेबिनार था उसे संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्वालिटी का खास ख्याल रखना है। अब कोशिश यही हो कि क्वालिटी बेहतर हो ताकि जो वैश्विक बाजार है उसमें भारतीय प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाए। अब अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर है CISF टू मैनेज ड्रोन सिक्योरिटी फॉर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सी पोर्ट्स, ये कहा है अमित शाह ने। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन फ्राइडे सेड द CISF will now be responsible for aerial threat management at critical sites। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अब जो CISF है वो जिम्मेदार होगी। किसके लिए जिम्मेदार होगी? जो देश के जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं, खासतौर पर एयरपोर्ट की अगर बात करें, हवाई अड्डों की बात करें या फिर समुद्री बंदरगाहों की बात करें, तो वहाँ पर भी जो क्रिटिकल जो परिस्थितियाँ आती हैं, चुनौतीपूर्ण कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, वहाँ उसका सामना करने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए CISF को जिम्मेदार, अर्थात CISF की जिम्मेदारी अब होगी कि वो न सिर्फ देश की रक्षा में जिस तरह से उसका योगदान CISF के जवानों का रहता है, अब ये जो जिम्मेदारी है वो हवाई अड्डों तक भी ट्रांसफर होते हुए। और ये बात उन्होंने कही है जब एक इन हिज एड्रेस एट द 57th रेजिंग डे ऑफ द CISF अमित शाह ने ये सब कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर क्या कहती है? ये एक बार फिर US ईरान जंग से जुड़ी हुई है, क्योंकि अब जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कह दिया है, उन्होंने कहा है कि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेज ओनली ईरान अनकंडीशनल सरेंडर कैन एंड वॉर। तो हर कोई ये चाहता है कि जो युद्ध चल रहा है दुनिया भर में, तीसरे युद्ध की आहट तेज हुई है, वो जल्द से जल्द समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए। लेकिन ये कैसे होगा? ये कह रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कि जब ईरान आत्मसमर्पण करेगा, और वो भी आत्मसमर्पण ऐसा कि उसमें कोई शर्त ना हो, अनकंडीशनल, उन्होंने बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड फ्राइडे दैट ओनली ईरान अनकंडीशनल सरेंडर वुड ब्रिंग एन एंड to the Middle East war, as Tehran was rocked by some of the heaviest US Israeli strikes of the spiraling। तो US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है क्योंकि कल तेहरान और कई बड़े शहरों में एक बड़ा हमला हुआ था, जिससे जो स्थितियां थी वो और भयानक होती हुई दिखाई दे रही थी। तो उन्होंने कहा है कि मिडिल ईस्ट में जो खासतौर पर जो संघर्ष के हालात बने हैं वो तभी खत्म हो सकते हैं जब ईरान की ओर से आत्मसमर्पण कर दिया जाए, और ये आत्मसमर्पण भी बिना किसी शर्त के हो। हालांकि ईरान अपनी तरफ से कह रहा है कि वो बदला लेगा और एयर स्ट्राइक लगातार वहां से भी हो रही है, ड्रोन अटैक की बात हो रही है, लेकिन पहले ही चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी थी कि ऐसा सोचना भी बंद करे ईरान। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे, क्योंकि हमने बात करी इंग्लिश न्यूज़पेपर की खबरों की, अब हम बात करेंगे फर्स्ट इंडिया समूह के दैनिक हिंदी अखबार सच पे धड़क की प्रमुख खबरों की।
तो सबसे पहले आज प्रकाशित खबर है कि रावत भाटा के अनुज अग्निहोत्री ने यूपीएससी में टॉप कर दिया है। बड़ा कमाल उन्होंने कर दिखाया है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा निवासी डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया में प्रथम स्थान प्राप्त कर राजस्थान को गौरवान्वित कर दिया है। उन्होंने इससे पहले भी यूपीएससी परीक्षा पास कर दिल्ली एवं केंद्र शासित प्रदेश सिविल सेवा में एसडीएम के पद पर नियुक्त हो चुके हैं। अनुज अग्निहोत्री के अलावा इसमें नाम है राजेश्वरी सुवे एम और आकाश डुल का, जिन्होंने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो रावत भाटा के अनुज हैं जिन्होंने यूपीएससी में टॉप कर दिया है और अब बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया है। राजस्थान के लोग भी गर्व से भर गए हैं क्योंकि टॉप कर दिया है राजस्थान के एक बेटे ने और बधाई अब दे दी है सीएम विजयलाल शर्मा और प्रधानमंत्री मोदी ने। चलिए अब अगली खबर की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन होगा। चर्चाएं इस पर हो रही हैं अब, क्योंकि आपको याद होगा, चलिए उसका जिक्र बाद में करूंगी, लेकिन पहले आपको एक खबर बता देते हैं कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। और ये सोच अब पूरी दुनिया भर में दिखाई दे रही है कि जो 16 साल से कम बच्चे हैं, क्योंकि लगातार मोबाइल फोन और इसके दुरुपयोग की या बात होती है, सोशल मीडिया के दुरुपयोग की बात होती है, तो फिर कहा जाता है कि बच्चों को इससे दूर रखा जाए ताकि उन पर गलत असर ना पड़े। और अब इसी पर विचार कर रही है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सरकार। तेलुगु देशम पार्टी तेदेपा के नेतृत्व वाली राज्य शासित आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा कि 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंधित रहेगा। पड़ोसी राज्य कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने कहा कि यह प्रतिबंध 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर लागू होगा। आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा में बात कही है। उन्होंने कहा कि सरकार 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया उपयोग पर 90 दिनों के भीतर प्रतिबंध लागू करेगी। तो ये तो थी प्रतिबंध लगाने वाले पहले भारतीय राज्य बनने की खबर। अब अगली खबर, प्रॉपर्टी खरीद बिक्री पर प्रशासन की अनुमति अनिवार्य अब कर दी गई है। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को बहस के बाद चर्चित राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इम्यूटेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम एविएशन फ्रॉम प्रीमाइसेस इन डिस्टर्ब एरियाज बिल 2026 पारित कर दिया गया है। इस कानून के तहत राज्य सरकार दंगा प्रभावित या संवेदनशील इलाकों को डिस्टर्ब एरिया घोषित करेगी। याद होगा वो तस्वीर, याद कीजिएगा, जब विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला था, 28 जनवरी से पहले की बात है, और तभी डिस्टर्ब एरिया चर्चाओं में आ गया था क्योंकि अब कैबिनेट की बैठक हुई थी और उसमें ये तय किया गया था कि किस तरह से तैयारी सरकार की रहेगी। बजट सत्र के दौरान जो विधेयक है वो लाया जाएगा और अब ये घोषित कर सकेगी क्योंकि इससे जुड़ा एक जो खास बिल है वो अब पारित भी कर दिया गया है। ऐसे क्षेत्रों में प्रशासन की अनुमति के बिना किसी भी संपत्ति की खरीद बिक्री या रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। देर शाम विधेयक पर सत्ता और प्रतिपक्ष के बीच तीखी बहस हुई और फिर विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। और ये बहस पहले भी हुई थी जब बजट सत्र की शुरुआत हुई थी, उससे पहले ही जब ये सूचना मिली थी कि अब ऐसे विधेयक लाने की तैयारी है और कल फिर वही स्थितियां बनती हुई दिखाई दी। चलिए अगली खबर पर सीधा नजर। भारतीय सेना में बड़ा फेरबदल हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ होंगे नए VCOAS। भारतीय सेना में शीर्ष स्तर पर कई अहम नियुक्तियां दी गई है। नियुक्ति से जुड़ी खबर है, धीरज सेठ को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें अगला वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त कर दिया गया है। वे 1 अप्रैल को ये पद संभालेंगे। हालांकि अभी इंतजार है, देखिए 1 महीने का। फिलहाल वे सदर्न कमांड के आर्मी कमांडर के रूप में तैनात हैं। मौजूदा वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल PP सिंह को नई जिम्मेदारी मिल गई है। वेस्टर्न कमांड का आर्मी कमांडर बनाया गया है और वह भी 1 अप्रैल से पद संभालेंगे। वहीं अगर बात करें ईस्टर्न कमांड में लेफ्टिनेंट जनरल VMB कृष्णन की, वो अगले GOC इन C होंगे। इसके अलावा एक और नाम है संदीप जैन को, जिन्हें नया सदर्न आर्मी कमांडर नियुक्त कर दिया है। तो भारतीय सेना में बड़ा बदलाव और फेरबदल किया गया है। कई अहम जिम्मेदारियां मिली है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ का नाम है, जिन्हें VCOS बनाया गया है, नए VCOS होंगे। तो ये थी दैनिक हिंदी अखबार सच पे धड़क की खबरें। तो हमने बात की खबरों की। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है और इसे जलन से जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि दूसरों की थाली में घी हमेशा अधिक नजर आता है, लेकिन अगर जब बात फिटनेस की हो तो हम अगर दूसरों की जर्नी को देखें तो ये वाकई हमें आत्मविश्वास से भर देती है। हमें ये भी बताती है कि हमें क्या खाना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है और कैसे हम अपने फिटनेस गोल को प्राप्त कर सकते हैं।
हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने ब्रेक से पहले बात की थी आज की बड़ी खबरों की, फर्स्ट इंडिया समूह के अखबारों में प्रकाशित खबरों की, लेकिन अब सीधे ब्रेक के बाद बिना समय गवाए बात करेंगे फिटनेस की और आज के मूल मंत्र की। तो हम इस खास बुलेटिन में रोजाना बात करते हैं जिम ट्रेनर से, फिटनेस ट्रेनर से और जानते हैं कि कैसे अपने गोल को हासिल करें। लेकिन आज हम बात करेंगे जो फिटअप जिम है इसमें ही मेंबर है ये, और इनकी जर्नी किस तरह की रही, कैसे इन्होंने फिटनेस की शुरुआत करी और कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रखती हैं। हमारे साथ है खुशी अग्रवाल, मेंबर है यहाँ की। खुशी जी, सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए आपका स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। बताइए कैसे आप मोटिवेट हुई फिट रहने के लिए, और कल विमेंस डे भी मनाया जाएगा, अब इसके लिए क्या तैयारी है? तो फिट रहना तो बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ मैंने जिम ज्वाइन किया था अक्टूबर से लास्ट ईयर, एंड आई एम डायग्नोस्ड विद थायराइड एंड पीसीओडी। तो जिनको भी पीसीओडी और थायराइड ऐसे सिम्टम्स हैं उन्हें तो रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, बिकॉज एक्सरसाइज मेटाबॉलिज्म ही नहीं बल्कि फिट रहने में भी हेल्प करती है विथ अ बैलेंस्ड डाइट। अगर बैलेंस डाइट विथ एक्सरसाइज एंड थोड़ा सा कार्डियो हो लाइफ में, लाइक वॉकिंग, रनिंग, तो वो फिट रहने में ही नहीं बल्कि आपके जो हार्मोन्स हैं उनको भी कंट्रोल में रखती है। तो जितनी भी गर्ल्स जिनको पीसीओडी है या थायराइड है उनको रेगुलर एक्सरसाइज प्लस वॉकिंग प्लस बैलेंस डाइट तो लेनी ही चाहिए। बिल्कुल। और जब आप कहती हैं कि बैलेंस डाइट, तो ये आप कैसे तय करती हैं और क्या बैलेंस डाइट्स के लिए आप प्रेफर करती हैं? बैलेंस डाइट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी स्किप ना करें। ब्रेकफास्ट, लंच, मिड डे मील, इवनिंग स्नैक एंड डिनर हमेशा लाइट होना चाहिए। मे बी सूप, मे बी सम सैलड, ऐसा अगर लाइट डिनर हो तो एक बैलेंस डाइट में हेल्प करता है। अपनी डाइट में फ्रूट्स ज़रूर ऐड करो, सैलड ज़रूर ऐड करो। चपाती का अगर वेट कम रखोगे तो चलेगा, बट सैलड एंड फ्रूट्स ज़रूर होने चाहिए। और जब खुशी जी आप बात करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि हम किसी फिटनेस कोच से बात करें, ऐसा नहीं लग रहा कि आप खुद मेंबर हैं। अब बात करिएगा, क्योंकि आपने बैलेंस डाइट की बात की, बहुत अच्छे से बात की। अब ये भी बताइएगा कि हफ्ते में कितना समय आप निकाल पाते हैं इसके लिए, और कितना समय निकालना चाहिए हर एक महिला को, हर एक नारी शक्ति को? अगर आप डेली 1 घंटा भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो इनफ। बट बैलेंस डाइट, अगर आप वीक में 1 दिन चीट मील कर रहे हैं दैट इज़ ओके, बट इंश्योर कि 6 डेज़ तो आप बैलेंस डाइट लो ही, बिकॉज बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज अकेले सारा काम नहीं कर सकती, उसके साथ डाइट तो होनी ही चाहिए। अगर आप डाइट और एक्सरसाइज दोनों को बैलेंस रखोगे अपने लाइफ में तो रिजल्ट ज़रूर दिखेंगे। ठीक है। तो क्योंकि घरेलू महिलाएं जो घरेलू कामकाज करती हैं वो हों, या फिर जो ऑफिस में काम करती हैं, चाहे वर्किंग वुमेन की बात करें या फिर छात्राओं की बात करें, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात करें, तो क्या सभी के लिए अलग अलग तरह की फिटनेस की शुरुआत के लिए तैयारी हो सकती है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं चाहे रनिंग हो जिनको शुमार कर हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं? आपका क्या मानना है? हाँ, सबके लिए अलग अलग फिटनेस वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने वॉकिंग से स्टार्ट किया था। व्हेन मैं वॉकिंग कर पा रही थी उसके बाद मैंने फिटनेस ये जिम ज्वाइन किया है। एंड जिम में जो ट्रेनर्स होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं, बिकॉज वो आपको गाइड करते हैं किस तरीके से एक्सरसाइज करनी है, क्या पॉस्चर होना चाहिए। तो वो एक बहुत ज़रूरी फैक्टर होता है लाइफ में, बिकॉज आपको नहीं पता इंस्ट्रूमेंट्स कैसे यूज़ करने होते हैं। तो जब ट्रेनर्स आपको गाइड करते हैं तो आप में एक कॉन्फिडेंस आता है, आपको लगता है कि आप खुद से कर सकते हो, एंड दैट प्रिपेयर्स यू फॉर योर फिटनेस जर्नी। बिल्कुल। तो ये थी खुशी अग्रवाल जी, अब जो ऑन कैमरा एंड ऑफ कैमरा दोनों ही तरह से खुश हैं अपने नाम के मुताबिक, लेकिन फिटनेस को लेकर बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है आज फिटनेस को लेकर। बहुत शुक्रिया खुशी अग्रवाल जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो फिटनेस को लेकर एक बहुत अच्छा मूल मंत्र इन्होंने दिया। इन्होंने कहा है कि अपनी जर्नी से ही आप सीखें, आत्मविश्वास होना जरूरी है और एक एक कर अपने कदम आगे बढ़ाएं ताकि जो आपका फिटनेस गोल है वो आप अचीव कर पाए। तो आज के लिए हमारे इस खास बुलेटिन सेहत और खबर साथ साथ में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कल भी हम आपसे मिलेंगे और फिर आपके लिए एक बार लेकर के आएंगे सेहत को लेकर बेहतरीन टिप्स। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।